जय हिंद सभी को। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक, और इसमें हम देखेंगे कुछ बैटरीज को या सेल को, जिसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। चलिए बिना ज़्यादा बात किए हम आते हैं टॉपिक पे। तो पहला तो है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस जो है, यानी कि विद्युत अपघटन, ये क्या कहलाता है? जब हम किसी विलयन में यानी किसी सॉल्यूशन में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि अपने अवयवों में टूटता है। हम जब किसी विलयन यानी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो अपने क्या होता है, अवयवों में टूटता है। ये घटना ही विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत के द्वारा उसके अवयवों में उसका अपघटन ही विद्युत अपघटन कहलाता है। इसी के आधार पर हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। मैंने इसमें कुछ चीजें लिख रखी हैं पहले से कि हमारा समय बचेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसका बेसिक जो काम होता है कि वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान दीजिएगा, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण करेगा या रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरीके से हमने जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल किसको कहेंगे। इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना ही है। अब भाई विद्युत रासायनिक सेल हमने जान लिया कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक सेल कहलाएगा, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक, अब जो है ये कितने प्रकार के होंगे? तो ये दो प्रकार के होंगे। एक होता है आपका प्राइमरी, प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी। दोनों में डिफरेंस याद करना और इनके एग्जाम्पल को याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन भी एग्जाम में वैसे ही आते हैं। ठीक, तो अब हम यहां चलते हैं टाइप्स में। पहला है कि ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करता है? प्राइमरी, प्राथमिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहने का तात्पर्य है कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। भाई मैंने इंग्लिश में लिखा है और मैं हिंदी में, इंग्लिश को मिटा के हिंदी में लिखते जाऊंगा, तो इस तरीके से इंग्लिश वालों का भी भला हो जाएगा और हिंदी वालों का भी भला हो जाएगा और थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाएगा कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा लिखने में। जो द्वितीयक सेल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को, और फिर उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। मोस्टली घरों में ये सेल भी पाया जाता है, ये सेल भी पाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आप लोग को याद आना चालू हो जाएगा। घरों में रिमोट में, ठीक है, टॉर्च, घड़ी, इन सब में जो अपने बैटरी यूज करते हैं वो है आपका प्राइमरी सेल। उसको आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करते हैं। जो आजकल कैमरे वगैरह में आने लगे हैं उनको हम लोग अगेन रिचार्ज करके और फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी में जो हम लोग लेके आते हैं एवरेडी की बैटरी, ठीक, उस बैटरी को जो 5 या 7 रुपए की आती है, ठीक, उसको हम लोग प्राइमरी सेल में रखते हैं, शुष्क सेल, ड्राई सेल्स के रूप में। कि एक बार भाई उसने क्या किया, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बात खत्म। उसके बाद वो क्या हो गया? यूज एंड थ्रो वाला हिसाब हो गया। बट ये जो होती है सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के उसको पहले हम चार्ज करते हैं, केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर होती है और फिर वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। सोलर पैनल के द्वारा जुड़ा होता है, या घरों में हम लोग क्या लगवा के रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, इन्वर्टर्स। उसके थ्रू हम जो बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी बॉस की और बहुत सारी कंपनियां आती हैं उनकी, ठीक है, एक्साइड की बैटरी, सब बैटरी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। ठीक, यानी कि ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक और फिर रासायनिक से किस में? विद्युत में। तो इस तरीके से दोनों का फर्स्ट पॉइंट हुआ कंप्लीट। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बता दिया, इरिवर्सिबल एंड नॉट चार्जेबल। इरिवर्सिबल एंड नॉट चार्जेबल का मतलब कि जो प्राथमिक बैटरियां होंगी, सेल होंगे, वो अनुत्क्रमणीय, ठीक है, और नॉट चार्जेबल मतलब निरावेशित या आवेशित नहीं किया जा सकता है। आप लिखेंगे उसको, आवेशित नहीं किया जा सकता है उनको दोबारा। ठीक है, एक बार केमिकल रिएक्शंस हो गया, आपने विद्युत ऊर्जा ले ली, दोबारा वो आवेशित नहीं किए जा सकते। ये वाली जो होती है वो होती है रिवर्सिबल एंड चार्जेबल, मतलब कि उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब भाई
जो आपका अभिकारक था उससे उत्पाद पे पहुंचे, वापस उत्पाद से आप अभिकारक पे आ रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कैसे रहेंगे? उत्क्रमणीय और आवेशित किए जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे? बार बार चार्ज करेंगे, यूज करेंगे, फिर ये क्या होगा? निरावेशित होगा। ठीक है, डिस्चार्ज होगा, निरावेशित मतलब, और फिर आप इसको क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे, फिर यूज करेंगे, चलता रहेगा ये क्रम। प्राथमिक सेल के बारे में, स्मॉल साइज, चीप एंड मूवेबल। स्मॉल साइज मतलब आकार में छोटा, ठीक है। चीप मतलब सस्ता, 5-10 रुपए में मिल जाना है। मूवेबल मतलब आप जेब में रख लिए, इधर जेब में रख लिए, हाथ में पकड़े लेके चल दिए कहीं भी, तो ये मूवेबल है, आसानी से आप लेके इसको घूम सकते हैं। इसका आकार उसकी तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, साइज भी होता है, 2 लोग 3 लोग मिलके उठाते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग कैसे नहीं जानेंगे? पता है गाँवों में हम लोग क्या करते थे, मतलब जब बिहार में रहते थे हम, अब तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, नीतीश जी आए हैं, थोड़ा बहुत काम अच्छा करवा लिए हैं वो भी, बट क्या कहा जाए, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। पहले हम लोग को पिक्चर देखना होता था, और मोस्टली मिथुन दा का पिक्चर, बता रहे हैं ऑफ टॉपिक है, आप लोग कमेंट में गाली वाली देना मत चालू कर दीजिएगा, ऐसे ही आ गया ख्याल में। तो बैटरी जो होती थी, अब हमको ये नहीं पता था तब कि सेकेंडरी सेल होता है, जाते थे पैसा इकट्ठा करते थे, चंदा वंदा, छोटा सा टीवी आता था किराए पे, फिर वो जो बैटरी रहती थी तो जाते थे वहाँ, बहुत सारा बैटरी से चार्जिंग में लगाया करता, जनरेटर चला के उन लोग। ठीक है, और तब जनरेटर के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि जनरेटर क्या होता है। इसके जस्ट बाद के बाद वाले लेक्चर में मैं जनरेटर पे ही आऊँगा कि जनरेटर कैसे काम करता है। तो वहाँ पे जनरेटर से सारे चार्ज होते थे। ठीक है, और फिर उस बैटरीज को हम लोग जब चार्ज हो गया रहता था तो हम लोग चेक कैसे करते थे? 2 वायर पकड़ते थे, ऐसे चटकाते थे, तो ज़्यादा तेज चटक रहा है ना, मतलब वो चार्ज है एकदम, मतलब बढ़िया चार्ज है। लेके आते थे, पिक्चर लगाते थे, फिर रात भर मिथुन दा का ढाई ढिसुम देखते थे, और महीने में 1-2 बार का ये प्रोग्राम बनता ही था। बहुत बड़ी बात हो जाती थी, महीने में 1 बार पिक्चर देखने मिल गया तो या तो अक्षय कुमार या तो मिथुन दा, इनके अलावा और कोई नहीं आता था। कभी कभी सुनील शेट्टी आ गए तो बात अलग है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, लो अमाउंट एंड लो स्ट्रेंथ करंट। ठीक है, बहुत कम मात्रा में और दुर्बल, कम मात्रा या कम प्राबल्यता की धारा को उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न तो करेगा प्राइमरी सेल, लेकिन कम मात्रा और कम प्राबल्यता का, कम स्ट्रेंथ का। ये रहेगा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में करेगा और हाई स्ट्रेंथ। बताया ना मैं, हम लोग लाते थे, उस पर टीवी देखते थे, और जो बच जाता था तो दुकान वाला फ़ोन करते रहे, सॉरी फ़ोन कहाँ से करेगा, वो लड़के भेजते रहे, उस समय फ़ोन भी नहीं था ना गाँव में, लड़के भेजते रहे, हाँ हम कल पहुंचा देंगे, ऐसा बोलते थे, और उस पर लगा के गाना बजाते रहते थे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। चलिए इसके एग्जांपल्स देखिए, वोल्टिक सेल, लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल, डेनियल सेल। हमको इसमें से इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल। और सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल होता है लेड एसिड एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसकी कहानी मैंने आपको अभी अभी सुनाई, सीसा संचायक सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, और इनका वही नाम है हिंदी में भी, तो इसलिए बस ड्राई सेल को शुष्क सेल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस, और इस तरीके से चैप्टर भी हमारा होता है इस तरीके से। अब हम चलते हैं कि जो 3 सेल के बारे में हमको पढ़ना है, लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल और आपका क्या था, सीसा संचायक सेल। तो यहाँ पे एक डायग्राम आ रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है लेक्लांसी सेल का। लेक्लांसी सेल जो है 1865 इन फ्रांस, ठीक है, उनका नाम ही था जॉर्ज लेक्लांसी। क्या नाम था? जॉर्ज लेक्लांसी। डायग्राम आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे। ठीक, मैंने जानबूझ के यहाँ प्रोजेक्ट किया हुआ है उसको, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। 1865 में फ्रांस में जॉर्ज लेक्लांसी नामक व्यक्ति ने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था या बनाया था। ठीक, तो उसमें क्या क्या जो चीजें मिली होती हैं आप बोर्ड पे देखिए ध्यान से, और मैं उसको करता हूं एक्सप्लेन। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ इसमें 2 रॉड नजर आ रहा होगा, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लैक कलर का। इसको मिटा देते हैं, डायग्राम और बड़ा करके देखते हैं कि एकदम क्लियरली समझ में आए आपको। तो एक आपको रॉड कैसा नजर आ रहा है, एक ग्रीन, ठीक है, और उसके ऊपर निगेटिव बना हुआ है, और एक नजर आ रहा है आपको ब्लैक, उसके ऊपर कैसा बना हुआ है, प्लस। ठीक है, तो जिसके ऊपर प्लस बना हुआ एनोड की तरह कार्य करेगा, जिसके ऊपर माइनस बना हुआ वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। देखिए ऐसा अभी डिसाइड नहीं करेंगे हम लोग, इसके पूरे कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। तो ये जो बाहर में जो दीवारें नजर आ रही हैं आपको,
दिख रहा है, मैंने उसको लिखा हुआ है ग्लास यानी कांच का बर्तन। हम लोग बात कर रहे हैं लेक्लांसी सेल की, जिसको 1865 में जॉर्ज लेक्लांसी ने इन्वेंट किया था। तो ये है कांच का बर्तन। कांच के बर्तन के अंदर जो रखा गया है वो है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मतलब कि NH4Cl का घोल, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का घोल रखा गया है। और उसके बाद जो उसके अंदर एक और पात्र है जिसमें आपको काला रॉड नजर आ रहा होगा, जो काला रॉड है वो कार्बन है, कार्बन छड़ यानी ग्रेफाइट की छड़ है, वो जिसके अंदर रखी गई है उसके उस पात्र को कहा गया है संरंध्र पात्र। क्या कहा गया है, लिखा है मैंने, उसको ध्यान दे रहे होंगे, संरंध्र बर्तन, पोरस अर्थवेयर पॉट, ठीक है। और उसके अंदर जो फिलिंग मटेरियल है वो है MnO2 और कार्बन का चूर्ण। क्या है, MnO2 और क्या है, कार्बन का चूर्ण, कार्बन का चूर्ण, ठीक है। तो ये MnO2 और कार्बन के चूर्ण को एकदम पैक करके उसमें रखा गया है, ठीक। पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ग्रेनुअल्ड कार्बन, इसको मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक। तो ये ग्रेफाइट की छड़ काली वाली, जो हरी वाली जो छड़ है वो जस्ते की छड़ है, जिंक की छड़ है, जिंक रॉड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बर्तन है ग्लास का है, उसके अंदर जो घोल है NH4Cl का है, साथ ही साथ उस बर्तन के अंदर एक और पॉट रखा है संरंध्र बर्तन, संरंध्र पात्र। तो उसके अंदर जो भरा गया है फिलिंग मटेरियल वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और साथ में आपका कार्बन। तो इस तरीके से पूरा लेक्लांसी सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए इसमें कौन क्या करेगा, तो जो जिंक रॉड है, ठीक है, वो करती है कैथोड का कार्य। जिंक रॉड किसका कार्य करेगी भाई, वैसे ही आपको नजर आ रहा होगा कि निगेटिव है जिंक रॉड पे, तो जो जिंक रॉड है वो किसका कार्य करेगी, कैथोड का कार्य करेगी। तो ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, जिंक रॉड यानी जस्ते की जो छड़ है वो किसका कार्य करेगी, कैथोड का कार्य करेगी, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा है NH4Cl का जो घोल है यानी नौसादर है, ये करता है विद्युत अपघटन का कार्य, विद्युत अपघटन का कार्य, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब उसके बाद जो है कार्बन ग्रेफाइट की छड़ है, मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था, जो कार्बन की जो यानी कि ग्रेफाइट की जो छड़ है जो ब्लैक कलर की थी, यह नजर आ रही होगी आपको डायग्राम में, ये करेगी किसका कार्य, एनोड का कार्य। किसका कार्य करेगी, एनोड का कार्य। और जो सेल का जो EMF होगा, इस सेल का जो EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वो होता है 1.45 वोल्ट के क्रम का। पूरा डेटा है, आपको याद करना है, कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। और इसका नोट्स जो है उसका जो लिंक है PDF का, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा PDF, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए और बढ़िया से अच्छे से तैयारी कीजिए। तो जिंक रॉड कैथोड का कार्य करेगा, ठीक है। NH4Cl नौसादर जो है विद्युत अपघटन का कार्य करेगा, कार्बन जो है ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करेगी। क्रिया कैसे होगी भाई, इलेक्ट्रिक करंट MnO2 और जो उसके साथ जो चूर्ण भरा गया है, ठीक है, संरंध्र पात्र में, वहां पे क्रिया होगी और जो विद्युत धारा का प्रवाह है एनोड से कैथोड की ओर होगा, एनोड से कैथोड की ओर होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया लेक्लांसी। चलिए आगे देखते हैं हम किसको, अब इसके बाद ड्राई सेल को। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं शुष्क सेल के बारे में, ड्राई सेल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल के बारे में। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे नजर आ रहा होगा डायग्राम, देख पा रहे होंगे आप लोग डायग्राम। तो ड्राई सेल की संरचना आपको नजर आ रहा होगा कि एक ठोक इस पॉट सा गोल सा नजर आ रहा होगा, एक सिलिंड्रिकल, और आपने घरों में भी देखा होगा टॉर्च वगैरह, रेडियो वगैरह में जो बड़ी बड़ी बैटरियां हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो वो होता है ड्राई सेल, शुष्क सेल। तो शुष्क सेल का जो संरचना होता है किस तरीके का होता है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कि एक सिलिंड्रिकल पॉट है। वो पॉट अपने आप में किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। डायग्राम आपको नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल जो पॉट है वो पॉट अपने आप में क्या है, कैथोड है। ड्राई सेल में जो सिलिंड्रिकल पॉट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपने आप में किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। और साथ में जो ग्रेफाइट कार्बन की जो छड़ यूज हुई है, जो बीचों बीच आपको नजर आ रही है, वो छड़ क्या करती है, एनोड का कार्य करती है। अब ध्यान दीजिएगा, उस छड़ के साथ एक बीच में और संरचना नजर आ रही होगी इस सिलिंड्रिकल पॉट के भीतर में आपको, ठीक है। तो वो संरचना के जो भीतर में वो जो लेयर नजर आ रहा है उसको हम लोग मुस्लिन की थैली बोलते हैं। उस थैली के अंदर में MnO2 और कार्बन का चूर्ण भरा होगा। MnO2 और किसका चूर्ण होगा, कार्बन का चूर्ण होगा, चारकोल जिसको बोलते हैं। और ये जो चारकोल है MnO2 को चालक बना देता है,
कंडक्टर की तरह कार्य करने पर मजबूर करता है। ये जो चालक है सेम वहां भी होता था लेक्लांसी में, और खास करके एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये एडवांस फॉर्म है लेक्लांसी सेल का। ड्राई सेल इज एडवांस फॉर्म ऑफ लेक्लांसी सेल, ठीक है, ये उसका आधुनिक रूप कह लीजिए या एडवांस फॉर्म कह लीजिए, ठीक है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, जो मुस्लिन की थैली है उसके अंदर जो भरा है वो है MnO2 प्लस चारकोल, मुस्लिन की थैली के अंदर, और उसकी थैली के बाहर सिलिंड्रिकल पॉट में जो भरा है वो है आपका ZnCl2 NH4Cl का, और लकड़ी की थोड़े बहुत बुरादे हैं उनका जो एक लुगदी बना के और उसको भर दिया गया है। किस किस को? NH4Cl, ZnCl2 और लकड़ी का जो बुरादा है उसका पेस्ट बनाया गया, लुगदी बनाया गया और उसको भरा गया मुस्लिन की थैली के बाहर, और जो सिलिंड्रिकल बर्तन है जो कैथोड की तरह कार्य कर रहा है उसके भीतर। तो इस तरीके से पूरी संरचना है। अच्छा, NH4Cl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कार्य करेगा, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा। ZnCl2 जो है वो आर्द्रता बना के रखेगा। ZnCl2 क्या करेगा? आर्द्रता बना के रखेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे इसकी आर्द्रता कम होगी क्या होगा, इसका कार्य करने का जो शक्ति है वो कम होने लगेगा, कार्य करने का दर कम होने लगेगा, और आर्द्रता पूरी तरीके से खत्म होगी, बैटरी खत्म। आर्द्रता खत्म हुई, बैटरी खत्म, उसको आपको अब फेंकना पड़ेगा। तो इस तरीके से ड्राई सेल आपको नजर आ रहा होगा। एनोड का कार्य ग्रेफाइट की छड़ करेगी, कैथोड का कार्य सिलिंड्रिकल पॉट जो है बर्तन है वो खुद करेगा। उस बर्तन के अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा NH4Cl, ZnCl2 और लकड़ी की बुरादा का जो लुगदी है वो, और उसके अंदर मुस्लिन की थैली, और उस थैली के अंदर मिलेगा आपको MnO2 और चारकोल का मिश्रण। चारकोल MnO2 को चालक बनाता है, और साथ में उसके साथ लगी हुई ग्रेफाइट की रॉड जो एनोड की तरह कार्य करेगी, वो चालक की तरह एनोड से फिर कैथोड की ओर क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इस तरीके से बनाया गया ड्राई सेल। इसकी जो EMF होती है, EMF जो होती है उसका मान होता है 1.5 वोल्ट, सॉरी 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और जो लेक्लांसी था उसका 1.45 था, तो इससे कम था, ये 1.5 वोल्ट है, ठीक है। ये भी साइज में स्मॉल रहेगी और कहीं भी इजीली मूवेबल है। तो इस तरीके से आपका ड्राई सेल होता है कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं हम लेड एसिड एक्यूमुलेटर यानी कि सीसा संचायक सेल की ओर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अब हम देख रहे हैं, आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, लेड एसिड एक्यूमुलेटर सीसा संचायक सेल का, ठीक है। तो सीसा संचायक सेल का जो बाहरी परत है, ठीक है, वो कांच और रबड़ या रबड़ जो हार्ड रबड़ होता है उसको प्रयोग करके बनाई जाती है, ठीक है। रबड़ का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? रबड़ को यूज करके बनाया जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि 1859 में, ठीक है, मुझे 1859 में गैस्टन प्लांटे नामक जो फ्रांस के एक इंसान थे, वैज्ञानिक ही मान लीजिए, तो उन्होंने इसका इन्वेंशन किया, इसकी खोज की, इसको बनाया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? 20% कंसंट्रेशन वाला H2SO4, 20% सांद्रता वाला गंधकाम्ल H2SO4 क्या यूज करते हैं? 20% सांद्रता वाला H2SO4 यूज करते हैं। इलेक्ट्रो विद्युत अपघट्य के रूप में हम 20% सांद्रता वाला H2SO4, ये डेटा आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। डायग्राम आपने देख रखा है, डायग्राम आप देख भी रहे हैं बड़े अच्छे से, उसका एक क्रॉस सेक्शनल कटिंग करके बनाया है कि किस तरीके से एकांतर अल्टरनेट वेज में शीशे की प्लेट्स लगी हुई हैं, जालीदार प्लेट्स लगी हुई हैं। डायग्राम आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन प्लेट्स के बीच में Pb या PbSO4 लेड या लिथार्ज, ठीक है, लाल शीशा जिसको बोलते हैं, वो भरा गया है। इन प्लेट्स के बीच में क्या भरा गया है? लेड या लिथार्ज। अच्छा, एक चीज और जो इसके डेटा से रिलेटेड है कि जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, पूर्ण रूप से आवेशित होगा, यानी कि व्हेन फुली चार्ज्ड, तो इसकी सेल एसिड डेंसिटी, सेल अम्ल घनत्व 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। और यही जब डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि सेल एसिड डेंसिटी 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दोनों में 0.10 का अंतर है, तो मतलब आपको ये इंडिकेट करता है कि इससे अब आपको क्या करना है? वापस से चार्ज करना है, ये डिस्चार्ज हो चुका है। तो बस इसी को मेजर करके, और अब उन्हीं गांव में, जिन गांव की स्टोरी में आपको सुना रहा था, लोग एक ठोक यूज करते हैं मीटर, और उससे पता चलता है कि बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। तो यही वो तरीका है, ठीक है। आजकल लोग करने लगे हैं और अभी भी वहां बैटरी की बहुत खपत है।
तो सेल एसिड डेंसिटी जब निरावेशित होगा, यानी कि जब इसको पुनः चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, आवेशित करने की जरूरत पड़ेगी, तब 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए रीडिंग, और यानी कि जब पूरी तरीके से चार्ज है तो 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों डेटा आप याद रखेंगे। उसके बाद ईएमएफ कितना होता है, तो 2.2 वोल्ट। जब पूरी तरीके से ये जो बैटरी नजर आ रही है आपको चार्ज होगी तो कितना होगा, 2.2 वोल्ट। और ईएमएफ जब इसको चार्ज करने की जरूरत है उस समय कितना इंडिकेट करेगा, 1.85 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया सीसा संचायक सेल को भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्राइमरी सेल हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अब यहां पे दो टॉपिक और रह गए हैं, एक है कैपेसिटी ऑफ सेल, सेल की धारिता, और दूसरा उसकी दक्षता यानी कि इफिशियंसी। और इफिशियंसी से 2017 एसीएफ में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट बस और लगेंगे हमारे। तो कैपेसिटी यानी कि जो धारिता होती है, यानी कि जो सेल की जो धारिता है उसे परिभाषित किया गया है कि निरावेशित होने से पहले, सेल के निरावेशित होने से पहले उससे जो ऊर्जा ली गई है, सेल के निरावेशित, एक बार हमने आवेशित कर लिया, ठीक है। अब आवेशित करने के बाद सेल के निरावेशित होने से पहले उससे जो भी ऊर्जा ली गई है या प्राप्त की जाती है वही उस सेल की धारिता होती है। मतलब हम जो गांव में बैटरी लेके आते थे तो जब तक हम लोग मिथुन जय का पूरा ढीसुम ढाई अक्षय कुमार की पूरी एक्शन मूवी खत्म नहीं कर लेते थे, कभी कभी वो बीच में भी क्या हो जाती थी, डिस्चार्ज हो जाती थी। तो उस समय तक जो पूरा उससे क्या लिया जा रहा है, ऊर्जा लिया जा रहा है, वो उसकी क्या होती थी, कैपेसिटी होती थी कि कितने देर तक वो क्या करता है, अपनी कैपेसिटी को दिखा पाता है। हमको पिक्चर देखने मिलेगा। तो कैपेसिटी यानी कि जो सेल की जो धारिता है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज गेटिंग बाय सेल बिफोर द सेल इज गोइंग टू डिस्चार्ज, कि निरावेशित होने से पहले उसे कितने आवेश की मात्रा ली जाएगी या प्राप्त की जाएगी, उसको हम लोग सेल की धारिता कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो इकाई है यानी कि इसको जो व्यक्त किया जाता है वो व्यक्त किया जाता है एम्पियर आवर में, मतलब कि कितने घंटे तक आपने कितने एम्पियर ऊर्जा उससे ली। तो इसकी धारिता को एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए, ठीक है, उसकी जो धारिता है वो है 50 एम्पियर आवर। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। कौन कौन सा काम कर सकते हैं भाई, तो आप 1 एम्पियर की विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा कितने देर के लिए लेंगे, 50 घंटे के लिए। 50 एम्पियर और उसकी कैपेसिटी है, तो 1 एम्पियर की धारा आप कितनी देर के लिए लेंगे, 50 घंटे के लिए लेंगे। या फिर आप क्या करेंगे कि 0.05 एम्पियर की धारा आप ले लेंगे 100 घंटे के लिए। क्या करेंगे आप, 0.05 एम्पियर की धारा 100 घंटे के लिए। ये भी आपको आ रहा है 50 एम्पियर आवर और ये भी आ रहा है आपको 50 एम्पियर आवर। ठीक है, तो कैपेसिटी दोनों जगह सेम है, बट सेल को कभी भी कम विद्युत धारा लेते हुए ज्यादा समय तक उपयोग करना सही रहता है। इससे उसकी गुणवत्ता जो है वो कम नहीं होती है और सेल की जो आयु है वो बढ़िया बने रहती है। लेकिन अगर ज्यादा धारा कम समय के लिए आप लेंगे, मतलब उस पर आप कम समय के लिए ज्यादा लोड लगा देंगे, तो इस तरीके से सेल क्या हो सकता है, आपका खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये थी सेल की धारिता से जुड़ी बात। अब चलिए हम ध्यान देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है दक्षता, इफिशियंसी। सेल की दक्षता किसे कहते हैं, तो सेल की दक्षता भाई कि निरावेशन के समय, मतलब सेल पहले चार्ज हो चुका है, आवेशित हो चुका है, उसको हम ला रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, निरावेशन कर रहे हैं, यानी उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं उपयोग करते हुए। तो निरावेशन के समय सेल से ली गई ऊर्जा, निरावेशन के समय सेल से ली गई ऊर्जा और आवेशन के समय यानी कि चार्जिंग के टाइम उसको दी गई ऊर्जा यानी कि दिया गया, इनपुट किया गया एनर्जी, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग कहते हैं सेल की इफिशियंसी यानी सेल की दक्षता। आप यहां देख भी पा रहे होंगे, एनर्जी आउटपुट एट टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग एंड एनर्जी इनपुट एट टाइम ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के समय उसको जो ऊर्जा दी गई थी उसका एनर्जी यानी कि जो डिस्चार्जिंग, निरावेशन के समय जो आपने ऊर्जा ली है, मतलब निरावेशन के समय सेल से ली गई ऊर्जा और आवेशन के समय सेल को दी गई ऊर्जा का अनुपात क्या कहलाएगा, दक्षता, सेल की दक्षता। और एक बात आप जान लीजिए, सदैव जो सीसा संचायक सेल है, लेड एसिड एक्यूमुलेटर है, उसकी दक्षता सदैव 1 से कम होती है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद इस साल क्वेश्चन बन के आ जाए। मतलब कि लेस देन 100%, लेस देन
100%, 100% से कम होती है। तो 100% से कम होती है तो कितनी होती है? तो सीसा संचायक सेल की दक्षता होती है 70%। कितनी होती है? 70%। हम लोग उसको एनर्जी देते हैं 100 और वो हमें बदले में देता है 70। लेकिन मजबूरी है, जहां इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने बिहार की कहानी सुनाई आपको, तो ये कहानी से ही पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। वहां मजबूरी है आपकी, आपको क्या करना है, एक जगह चार्ज होगा जनरेटर के थ्रू बहुत सारा बैटरी, और अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको यूज करना है तो ये हानि आपको उठानी ही पड़ेगी। फिर आप ले जाइए और जगह पे उसको आप यूज कीजिए। तब वहां पे जो इलेक्ट्रिक जो पोल्स हैं या जो पूरे जो नेटवर्क है वो पूरा बिछा हुआ नहीं था, तो इस वजह से ये दिक्कत होती थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको एसीएफ में पूछा हुआ है, सीधे सीधे रेशियो पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल इज कंप्लीट डिस्चार्जिंग एंड एनर्जी गिवन टू द सेल चार्जिंग इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाती है भाई? उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, दक्षता कहलाती है सेल की। तो बड़ा ही इजी था, और इस तरीके से आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है खत्म। और जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो थोड़ा वास्ट होने वाला है और थोड़ा ब्रॉड भी होने वाला है, और बहुत अच्छी सी चीजें हैं क्योंकि उसके एप्लीकेशंस है ना आगे, मोटर है, जनरेटर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है एक्स-रेज और कैथोड रेज, उसको पढ़ के और जो पूरा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी था वो कंप्लीट होगा, ठीक है, साथ में उसके इफेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें और बिल्कुल ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। सभी को ऑल द बेस्ट।